नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे मित्रगणों, उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी और अच्छे से आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो रहे होंगे। प्यारे मित्रगणों, लास्ट क्लास के अंदर हमने छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा और आज हम छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या थे छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी और किस प्रकार से उन्होंने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया था, उन सभी की कहानी मैं आपके सामने लाया हूं और उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्रगणों, धैर्य से बढ़िया तरीके से शांति प्रिय तरीके से क्लास को देखना और बड़ी ही आरामदायक तरीके से इस चीज को समझना और अपने दिमाग में बैठा लेना। समझना है क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं हमें सीखना है, और सीखना क्यों है? क्योंकि हमें उन्नति करनी है और बिना सीखे हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना सीखे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। और सीख हमें कब मिलेगी? जब हमारे अंदर समझदारी होगी, और उसी समझदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आइए मित्रगणों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी, इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी? उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हर बार की भांति मैं आपको कहता हूं कि आप अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को शेयर किया करें और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी क्लासेज पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो सके। सभी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और आप इसी क्रांति के अंदर हमारा सहयोग करोगे। तो चलिए हम बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके उत्तराधिकारी क्या रहे, किस प्रकार से रहे, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, जो शिवाजी महाराज थे, उनके सक्सेसर्स जो रहेंगे वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनके बेटों में संघर्ष देखने को मिलता है। जैसा कि ये लिखा गया है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की 1680 में, कब मृत्यु हुई? 1680 में रायगढ़ के किले में इनकी मृत्यु होती है। तब उसके बाद उनके वंशजों में सत्ता को लेकर थोड़ा संघर्ष देखने को मिला। अब संघर्ष तो होगा भाई, दो दो पत्नियां थी, दो पत्नियों को के दो बेटे थे, हर मां चाहेगी मेरा बेटा राजा बने। अब वैसा ही संघर्ष हुआ। कैसे? इनकी एक पत्नी थी साईबाई निंबालकर और एक पत्नी थी शोराबाई। क्या नाम था? शोयराबाई। अब सोयराबाई का बेटा राजा राम था और साईबाई निंबालकर का बेटा संभाजी था। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये राजा राम जी हैं। कौन है? राजा राम जी। ये भी मराठाओं के छत्रपति बनेंगे। और ये जो तस्वीर देख रहे हो, ये वीर संभाजी महाराज हैं। वीर संभाजी महाराज वही जो औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, तब ये बोलते हैं, औरंगजेब बोलता है कि इस्लाम स्वीकार करो, तब ये कहते हैं कि औरंगजेब धर्म का मतलब होता आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। इन्होंने मृत्यु स्वीकार कर ली लेकिन अपना धर्म स्वीकार नहीं किया, बदलना यानी कि धर्म का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। अब ये संभाजी और राजा राम जी आपस में विवादास्पद पद कर लेते हैं कि विवादास्पद हो जाता है इनके बीच में। विवाद क्यों होता है? तो सत्ता को लेकर के। और जैसा कि हम अक्सर दिल्ली सल्तनत से देखते आ रहे हैं कि सत्ता पिता पुत्र का गला कटवा देती थी, ये तो फिर भी भाई हैं भाई, है ना। तो इसी प्रकार से ये दोनों विवाद में बढ़ते हैं और बीच में फंसे थे शिवाजी। अब शिवाजी की तो मृत्यु हो गई थी, अब छत्रपति महाराज की मृत्यु हुई तो पत्नी साईबाई थी और पत्नी शोराबाई थी। दोनों के बेटों में आपस में विवाद हो गया। अब वो लड़ाई करना चाह रहे थे लेकिन लड़ाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात थी कि संभाजी बड़े थे तो संभाजी शासक बनेंगे। अब संभाजी शासक बनेंगे तो किस प्रकार से संभाजी शासक बनते हैं वो देख लेते हैं हम। अब संभाजी महाराज शासक बने
और 9 वर्ष तक राज करके गए। 1680 से 1689 तक 9 वर्ष राज किए। किस प्रकार से? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगले छत्रपति संभाजी महाराज बनते। अगले छत्रपति कौन बनते? संभाजी महाराज। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को ही रखा, राजधानी इनकी रायगढ़ ही रही। फिर उसके अलावा संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने तो उनके सामने कई चुनौतियां आई, और ये चुनौतियां किसी बाहरी शक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि अपने साम्राज्य में ही ये चुनौतियां थी, क्योंकि सत्ता को लेकर उनके सौतेले भाइयों में कलह, आंतरिक कलह का माहौल, और कुछ दरबारी भी संभाजी महाराज के विरुद्ध थे। इन संघर्षों के क्रम में संभाजी महाराज ने एक ऐसे व्यक्ति को अपने सबसे बड़े उत्तराधिकारी के पद के लिए नियुक्त किया जिस पर वे पूर्ण विश्वास रख सकते थे, और उस व्यक्ति का नाम था कवि कलश। संभाजी शासक बन जाते हैं। अब शासक बनते ही सबसे पहली बात तो घरवाले लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई शासक बना, इसको गिराना है, फिर हम शासक बन जाएंगे ना। इसलिए अब ये चुनौतियां कोई बाहरी नहीं थी, ये चुनौतियां घर की थी। इसके सौतेले भाई ने विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ, कुछ अधिकारी थे इसकी सभा के, उन्होंने विद्रोह कर दिया, वो नापसंद कर रहे थे इसके। इसलिए उन्होंने एक सर्वोच्च पद पर एक अधिकारी को नियुक्त किया, और वो व्यक्ति कौन था? कवि कलश। कवि कलश को इन्होंने नियुक्त किया एक सर्वोच्च पद पे, ताकि वो इन चीजों पर ध्यान रख सके और इन विद्रोहों की रणनीति बना सके, और छत्रपति महाराज उस रणनीति के हिसाब से अपना कार्य कर सके। उसी प्रकार फिर क्या हुआ? एक घटना होती है। उस समय मुगल वंश में मुगल शासक औरंगजेब शासन कर रहा था, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम अकबर था। उसने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह करने के बाद वह मराठा क्षेत्रों में आ जाता है और संभाजी महाराज से शरण मांगता है। यही गलती कर दी कि उसके बेटे को शरण दे दी, और उसके बाद औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि भाई उसके बेटे ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा था ना अकबर ने। तब वो भाग के इसकी शरण में आता है। इसकी शरण में जब आता है तो 1689 में क्या होता है? संगमेश्वर का युद्ध होता है। 1689 में संगमेश्वर का युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या परिणाम घटता है उसके बारे में हम जानेंगे। इस युद्ध की अगर मैं बात करूं तो यह संभाजी के शासनकाल में अंतिम युद्ध हो रहा होता था, इसके बाद संभाजी नहीं होंगे। मुगल सेनापति मरखर खां संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बना लिया, और 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। बाद में संभाजी के बेटे साऊ महाराज को भी बंदी बना लिया गया। औरंगजेब का एक सेनापति था मरखरब खां, नाम ही था मरखरब खां, मरे हुए को खाने वाला। मरखरब खां ने अकबर को शरण देने के जुर्म में संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद बड़ी क्रूरता से उनकी हत्या कर दी, और उनको बंदी बनाने के बाद, उनकी हत्या करने के बाद उनके बेटे साहू को भी क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और उसको गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, किस प्रकार से साहू आजाद हुआ या नहीं हुआ, वो हम देखते हैं। तो क्या होता है? राजा राम, जो इनके सौतेले भाई थे, जो शोराबाई के बेटे थे, 1689 में मराठा साम्राज्य की सत्ता संभाल लेते हैं। और राजा राम को यह अभ्यास था कि मराठा साम्राज्य को अपने अधीन में मुगल करना चाहते हैं, इसलिए राजा राम द्वारा रायगढ़ से राजधानी स्थानांतरित कर 17 मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। अब राजा राम को यह पता था मैं शासक बन गया, मुगल अपने अधीन कर लेंगे, तो उन्होंने राजधानी रायगढ़ से बदल दी, और राजधानी बदलने के बाद उन्होंने क्या किया? 17 को अपनी राजधानी बना लिया। अब राजा राम के पास पूरा मराठा साम्राज्य शासन करने के लिए होता है, परंतु वे मुगलों के कारण अपने साम्राज्य को ज्यादा विस्तार नहीं दे पाते हैं। बाद में 1700 में राजा राम की मुगलों से संघर्ष करते हुए मृत्यु हो जाती है। 1689 में शासन संभालते हैं और 1700 में मृत्यु हो जाती है मुगलों से संघर्ष करते हुए, जबकि अपने राज्य का विस्तार भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मुगलों से संघर्ष में थोड़ा संकोच कर रहे थे। फिर उसके बाद शिवाजी सेकंड शासक बनता है। कौन बनता है? शिवाजी सेकंड। ये जो सामने तस्वीर देख रहे हो, ये शिवाजी सेकंड की माता की है। किसकी है? शिवाजी सेकंड की माता की। राजा राम के
पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासन संभालना था, परंतु वे अल्पवयस्क थे, बहुत छोटा था, 4 साल का था वो, 4 साल का था। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई, ये जो है ये ताराबाई है, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये किसकी है? ताराबाई की है। ठीक, अब ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्य अभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। इन्होंने क्या किया? शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवा दिया और ये क्या बन गई? वास्तविक संरक्षिका, डिफेंडर बन गई है, एक बॉडीगार्ड बन गई मराठा साम्राज्य की, रियल। ठीक, अब रियल बॉडीगार्ड बनती है तो 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाह आलम द्वारा साहू महाराज को रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही 1707 में औरंगजेब मरता है, फिर उसके बेटे शाह आलम ने क्या किया? साहू को कैद से रिहा कर दिया, और जैसे ही साहू कैद से रिहा होता है तो वो ताराबाई के खिलाफ संघर्ष करेगा। अब ताराबाई के खिलाफ क्या संघर्ष किया और कैसे किया वो देखते हैं। तो साहू महाराज मुगलों की कैद से रिहा होकर वापस मराठा साम्राज्य में आए तो उन्होंने सत्ता को वापस लेने के लिए महारानी ताराबाई के साथ खेड़ा नामक स्थान पर संघर्ष करा था। कौन सी जगह किया था? खेड़ा नामक स्थान पर। 1707 की मैं बात कर रहा हूं, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद ये रिहा हो जाता है, और रिहा होने के बाद वापस मराठा में आता है तो मराठा में एक खेड़ा नामक जगह पर ये ताराबाई के साथ युद्ध करता है, और इस संघर्ष में साहू महाराज को विजय प्राप्त हुई, और इस प्रकार साहू महाराज को मराठा साम्राज्य की सत्ता वापस मिल गई और ये जीत जाता है और ताराबाई से वो सत्ता वापस ले लेता है। और जैसे ही वो ताराबाई से सत्ता वापस लेता है तो फिर अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से करेगा? तो फिर इन्होंने क्या किया? शिवाजी महाराज 1700 से 1707 तक रहे। 1707 में वो रिहा कर होकर के आ गए और इनकी सत्ता ले ली। इसके बाद मराठा साम्राज्य 2 भागों में बंट जाता है, इसी के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाता है। सतारा, जिसे साहू महाराज ने महारानी ताराबाई से संघर्ष करके जीत लिया था, ठीक, वे वहां से अपना शासन चलाते हैं, और साहू महाराज से हारने के बाद शिवाजी द्वितीय कोल्हापुर में अपना शासन चलाते हैं। 2 जगह बट गई, कोल्हापुर और सतारा। सतारा में साहू महाराज और कोल्हापुर में शिवाजी सेकंड महाराज अपना शासन चला रहे होते हैं, ठीक है। और जब वो अपना शासन चलाते हैं तो साहू महाराज के समय में क्या हुआ था? तो देखिए, साहू महाराज 1708 से 1749 तक, 1708 से 1749 तक शासन करेंगे, और इस शासन के दौरान इन्होंने किस प्रकार से क्या किया था? तो साहू महाराज ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। कब इसका राज्याभिषेक हुआ? 22 जनवरी 1708 में। मराठा साम्राज्य के प्रशासन में पेशवा पद की चर्चा की थी। यह पेशवा पद साहू महाराज के शासन के समय धीरे धीरे बहुत प्रभावशाली हो जाता है, और इनके काल को ही पेशवाओं का काल कहा जाता है। अब साहू महाराज, ये जो देख रहे हो ना, ये साहू महाराज है। कौन है? साहू महाराज है। अब ये जो साहू महाराज हैं, इन्होंने क्या किया? साहू महाराज ने पेशवाओं का निर्माण किया, यानी कि इसने पेशवा नियुक्त किए। पेशवा एक प्रकार से प्रधानमंत्री होते थे, बड़े पद पे होते थे। पेशवा एक प्रकार से प्रधानमंत्री होते थे, और उन पेशवाओं का इसने क्या किया? निर्माण किया। और इन्हीं के काल को क्या कहा गया है? पेशवा काल कहा गया है। इन्हीं के समय को पेशवा काल कहा गया है। अब पेशवा शासन करेंगे, यानी कि राज्य सत्ता ये संभाल रहे होते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व कौन करेंगे? पेशवा करेंगे। सब शक्तियों का प्रयोग पेशवा करेंगे, इनसे पूछ के। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते ना, वैसे ही इनकी शक्तियों का प्रयोग पेशवा करेंगे, और इनसे पूछ के, ठीक, तब जाकर के ये पेशवाओं का काल बन गया। पेशवाओं को के काल में होता क्या है? तो पहले पेशवा जो बनते हैं वो बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। कौन बनते हैं? बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं, जो 7 साल तक पहले पेशवा रहे। ये हैं बालाजी विश्वनाथ।
ये कौन है भाई? बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा। ठीक। अब 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद पर आते हैं और साहू महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ ऐसे पेशवा थे जिनके बाद से पेशवा पद की शक्तियां मजबूत होना आरंभ हो जाती। ये पहले पेशवा बने और उसके बाद से पेशवा पद की शक्तियों में विस्तार होना शुरू हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ था। ठीक। इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के साथ साथ साहू महाराज को भी सफलताएं प्राप्त करवाई। इसने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ भी बनाया और साहू महाराज को सफलताएं प्राप्त करवाई और मराठाओं का विस्तार किया। पेशवा जो होते थे इनकी राजधानी पुणे होती थी और छत्रपतियों की राजधानी सतारा होती थी। छत्रपति की राजधानी सतारा और पेशवाओं की राजधानी पुणे हुआ करती थी। उसके बाद क्या होता है, 1719 में बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद बंधुओं की सहायता करी गई थी। सैयद बंधु उस समय मुगल वंश में राजा के निर्माता के रूप में कार्य करते थे। याद करो, मैंने मुगल साम्राज्य पढ़ाया था, तब बताया था कि सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था। उनकी मदद किसने की? बालाजी विश्वनाथ ने की। बालाजी विश्वनाथ ने इन्हीं की सहायता करके उस समय के मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाकर रफीउद्दर्जात को अगला मुगल शासक बनाने में मदद प्रदान की थी। इन्होंने क्या किया? फर्रुखसियर को हटाया, किसकी मदद से? बालाजी विश्वनाथ की मदद से, और फिर रफीउद्दर्जात को अगला शासक बना दिया था। इसके बाद 1719 में उस समय के मुगल शासक रफीउद्दर्जात और छत्रपति साहू महाराज के बीच दिल्ली की संधि हुई, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठाओं का मेगना कार्टा कहा है। जिसके बाद मुगल ने दक्कन पर अधिकार खो दिया। बाद में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ ने रफीउद्दर्जात के साथ दिल्ली की संधि की थी, जिसे एक अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा, और उस मैग्ना कार्टा के तहत संधि होती है। और उस मैग्ना कार्टा के तहत जब ये संधि होती है तो मुगलों का दक्षिण पर से अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, और फिर 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। अब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अगला पेशवा कौन बनता है? जो अगला पेशवा बनता है वो कौन होगा? बाजीराव प्रथम। जी हां, ये वही बाजीराव प्रथम है जिसका जिक्र मस्तानी के साथ किया जाता है। 70 साल की बेटी मस्तानी, जिसका प्रेम प्रसंग इनके साथ दिखाया जाता है, इन्हीं पर एक मूवी बनी है, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। कभी समय मिले तो इस मूवी को देखना, संजय लीला बंसाली के द्वारा बनाई गई है। बहुत ही अच्छी मूवी है, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। इसमें पेशवाओं के बारे में पता चलता है, बाजीराव की पूरी कहानी इसमें बनाई गई। 1720 से 1740 तक लगभग 20 साल तक ये पेशवा रहता है। लगभग 20 साल तक ये पेशवा रहता है। और किस प्रकार से? बालाजी विश्वनाथ के बाद 1720 में बाजीराव प्रथम ने पेशवा पद संभालते हैं, और इस दौरान साहू महाराज राजा के पद पर अपना शासन चला रहे होते हैं। इसी समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू महाराज को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के तने पर वार करते हैं, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू जी ने कहा, निश्चित रूप से ही आप हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम, तो वो बोलते हैं कि हम मुगलों पर वार करें, क्योंकि मुगल कमजोर हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि पेड़ खोखला हो चुका है, इसके तने पर वार कर देते हैं, जैसे तना कटेगा तो शाखाएं खुद गिर जाएंगी। तो साहू महाराज ने कहा कि निसंदेह तुम इस पताका को हिमालय के पार गाड़ दोगे, मुझे भरोसा है। इसने कहा था
कि कृष्णा नदी से अटक तक मैं पता कहीं फहरा दूंगा। उन्होंने कहा था तुम हिमालय तक गाड़ दोगे, पक्की बात है। अब उन्होंने कहा तुम निश्चय ही योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। ये वही बाजीराव है जो बोलते हैं कि बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं किया करते। देखिए ना मूवी बाजीराव मस्तानी, देखोगे तब पता चलेगा, उसमें बोलता है ये रणवीर सिंह, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं किया करते। वो इसी समय जब वो एक मोर पंख को दो हिस्सों में काटता है, वो इसी का उदाहरण देता है कि मुगलों को कैसे काटना है। उसी प्रकार से फिर बाजीराव जो प्रथम, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये बाजीराव प्रथम की है, ठीक है। अब बाजीराव प्रथम अगला जो शासक बनता है, बाजीराव प्रथम जब आगे कार्य करता है तो किस प्रकार से करता है उसकी चर्चाएं हम करेंगे। तो देखिए, यह पहले मराठे हैं जिन्होंने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार किया। मैंने कहा था ना, मराठे दक्षिण से उत्तर तक पहुंचे थे। यह पहला पेशवा था मराठाओं का जिन्होंने उत्तर भारत तक विस्तार किया। इन्होंने मुगलों को पराजित कर मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को जीतकर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित किया। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में, 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजामुल मुल्क की हार हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया और बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण भी काफी चर्चा में रहे थे। देखिए, बुंदेलखंड को जीता, गुजरात और मालवा को जीत लिया। फिर इन्होंने पालखेड़ा पर आक्रमण कर दिया 7 मार्च 1728 को। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ, निजामुल मुल्क हार जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली पर धावा बोलता है 1737 में, और दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह, वो रंगीला, वो शासन छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दिल्ली पर अधिपत्य किसका हो जाता है? मराठाओं का हो जाता है। अब मराठाओं का अधिपत्य जब हो जाता है तो फिर बाजीराव अपना साम्राज्य चलाता है अच्छे से, पेशवाओं का राज बहुत बढ़िया चल रहा होता है। इसी समय बाजीराव के साथ मस्तानी के संबंध होने की बात बताई जाती है कि इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था और मस्तानी को शनिवार वाड़ा में रखा था। शनिवार वाड़ा इनका एक महल हुआ करता था, उसमें रखा था, उसी के लिए स्पेशल बनवाया था। उसी शनिवार वाड़ा में माधव राव आत्महत्या कर लेता है, बताऊंगा आगे की कहानी भी। तो देखिए, 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1740 में बाजीराव प्रथम मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ये इनकी वंशावली चलेगी। क्योंकि इसके बाद पेशवा वंशानुगत हो गया था, और वंशानुगत हुआ तो कैसे हुआ? तो ये बाजीराव प्रथम है और ये इनके भाई जो हैं वो चिम्माजी अप्पा हैं, चिम्माजी अप्पा। बाजीराव की एक पत्नी काशीबाई और एक पत्नी मस्तानी थी। काशीबाई के बेटे को बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव के नाम से जाना जाता है। बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव, राघुबा इनको बोलते थे, और इनको नाना साहेब कहते थे, नाना साहेब। वास्तव में बालाजी बाजीराव का नाम नाना साहेब था, वास्तव में बालाजी बाजीराव का नाम नाना साहेब था। जो चिम्माजी हैं उनके बेटे का नाम सदाशिव राव था। ये बाद में पानीपत के युद्ध का नेतृत्व करेंगे और इनके बेटे विश्वास राव भी इनका नेतृत्व करेंगे। ठीक, शमशेर बहादुर और इन्हीं का नाम कृष्ण राव था, ये भी पानीपत के युद्ध में नेतृत्व करने के लिए जाएंगे, सदाशिव राव का साथ देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो वंशावली चलती है इनकी, ठीक, अब पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव। अब पेशवा कौन बनते हैं? बालाजी बाजीराव। 1740 से 61 तक पेशवा रहते हैं। अब जब ये पेशवा रहते हैं तो किस प्रकार से अपना राज्य संभालते हैं? बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव पेशवा पद पर आते हैं। इनका वास्तविक नाम नाना साहेब था। इनके समय में ही मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था।
बालाजी बाजीराव के द्वारा केवल उनके आसपास के क्षेत्रों तक ही नहीं बल्कि सिख क्षेत्रों को लेकर अफगान क्षेत्रों तक मराठा सीमा को पहुंचाने का प्रयास किया था। बालाजी बाजीराव ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना को भी भारत से बाहर कर दिया था, परंतु अहमद शाह अब्दाली दोबारा भारत आया और 1761 में तृतीय पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें मराठाओं की पराजय हो गई। बालाजी बाजीराव जो थे, इनके समय में पेशवा साम्राज्य के दौरान मराठाओं का विस्तार होता है और मराठा पूर्ण रूप से विस्तार कर लेते हैं और मराठा पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। और मराठाओं के सेनापति ने अफगान तक अपनी सीमाएं फैला ली थी और अफगान तक सीमाएं फैलाने के बाद इस सेनापति महोदय ने क्या किया, इसने अब्दाली एक अफगान का शासक था, उसको वापस भेज दिया था, बाहर भगा दिया था। लेकिन वो अब्दाली दोबारा आता है ईरानी क्षेत्र से और वो दोबारा भारत देश पर आक्रमण करता है और पानीपत के तीसरे युद्ध का आगाज होता है और उसमें मराठाओं की हार हो जाती है और अब्दाली जीत जाता है। नादिर शाह के बाद ईरान का शासक बना था अहमद शाह अब्दाली, याद रखना। और उस समय भारत में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय होता है। ठीक, अब पानीपत का तीसरा युद्ध आपके सामने होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध लड़ा गया। ठीक, पानीपत के ऊपर भी एक मूवी बनाई गई है आशुतोष गावरीकर के द्वारा, कभी देखना। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का मुख्य कारण दिल्ली एवं पंजाब की राजनीति में मराठाओं का हस्तक्षेप था। इस युद्ध में मराठों की भीषण पराजय हुई। महाराष्ट्र का कोई परिवार ऐसा नहीं था जिसने अपने सब जनों की मृत्यु पर शोक न मनाया हो। इस युद्ध में मराठा हार जाते हैं और लगभग मराठाओं में हर एक व्यक्ति शहादत को प्राप्त हुआ था और महाराष्ट्र के हर परिवार ने क्या किया था, शोक बनाया था। ठीक, इसका मुख्य कारण था पंजाब और दिल्ली की राजनीति में मराठाओं ने अपना हस्तक्षेप कर दिया था। जो इंटरफेयर नहीं करना था उन्होंने कर दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद यह युद्ध मराठाओं के लिए राष्ट्रीय विपत्ति के समान थी। राष्ट्रीय विपत्ति हो चुकी थी, नेशनल इमरजेंसी के बराबर ये युद्ध था मराठाओं के लिए। इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिव राव भाव एवं पेशवा का पुत्र विश्वास राव कर रहे थे और उसका सौतेला भाई मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर भी, कृष्ण राव भी इस युद्ध में था। मराठाओं की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा हाल किसने बयां किया, काशीराज पंडित ने। और मराठाओं की तरफ से तोपची कौन था, इब्राहिम गर्दी था। ठीक, शोक में 6 माह के बाद बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। उनको शोक लग जाता है क्योंकि उनके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, तो इस दुख में बालाजी बाजीराव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि वो सहन नहीं कर पाए। फिर पेशवा बनता है माधव राव, 1761 से 1772 तक पेशवा रहेगा। बालाजी बाजीराव के बाद उनके पुत्र 1761 में पेशवा पद पर आते हैं और जैसे कि तृतीय पानीपत के युद्ध से जो हानि मराठाओं को हुई थी, उस मराठा शक्ति को दोबारा सुदृढ़ रूप देने का प्रयास करते हैं। माधव राव केवल 16 वर्ष की आयु में पेशवा पद पर आए, परंतु उनके चाचा यानी कि रघुनाथ राव, याद रखो काशीबाई का ही बेटा था, खुद पेशवा बनना चाहते थे और इसके लिए वे कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप माधव राव द्वारा रघुनाथ राव को शनिवार वाड़ा के अंदर नजरबंद करवा दिया था। इसके बाद 1772 में उस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर मराठाओं को संरक्षण को स्वीकार किया था।
1772 में माधवराव की टीबी की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब माधवराव सेनापति बनता है तो वो दोबारा मराठा साम्राज्य की सत्ता को सुदृढ़ करता है, लेकिन उसके चाचा रघुनाथ राव खुद सत्ता संभालना चाहते थे, खुद राजा बनना चाहते थे। इन हरकतों का पता चलता है माधवराव को, तो वो अपने चाचा को शनिवार वाड़ा में कैद करवा देते, वही शनिवार वाड़ा जो मस्तानी के लिए बनाया गया था, उसमें नजरबंद करवा देते हैं। 1772 में शाह आलम द्वितीय मुगलों का शासक होता है, उसने अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़ दिया था, अंग्रेजों के छत्र छाया में पलना छोड़कर मराठाओं का संरक्षण स्वीकार कर लिया, और इसी समय माधवराव की टीबी से मृत्यु हो जाती है। उनको क्षय रोग यानी कि टीबी हो जाता है और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। माधवराव के बाद उनके बेटे नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। नारायण राव पेशवा बनते हैं, 1 साल तक वो पेशवा रहते हैं, लेकिन रघुनाथ राव के द्वारा धोखे से हत्या करवा दी जाती है। माधवराव की मृत्यु के बाद उनके भाई नारायण राव को पेशवा चुना गया, और इसके साथ नारायण राव पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव को भी रिहा कर देते हैं। नारायण राव की सबसे बड़ी गलती थी कि वो रघुनाथ राव को रिहा कर देते हैं। रघुनाथ राव द्वारा नारायण राव की एक षड्यंत्र में हत्या करवा दी जाती है और वह अपने आप को अगला पेशवा घोषित कर देता है। रघुनाथ राव के इस अप्रिय कार्य के बारे में सबको पता था और सब उसको पेशवा पद के लिए योग्य नहीं मानते थे। इस नारायण राव की सबसे बड़ी गलती थी रघुनाथ राव को रिहा कर देना। जैसे ही वो रिहा करता है, तो रिहा करने के बाद वही बंदा रघुनाथ राव इसकी षड्यंत्र से हत्या करवा देता है और खुद पेशवा बन जाता है, जो किसी को भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी इस करतूत के बारे में सबको पता था। सबको पता था, इसलिए क्या हुआ, तो नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने उनके पुत्र को 1774 में जन्म दिया। नारायण राव की पत्नी ने उसके बेटे को जन्म दिया। उस समय मराठा साम्राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री या अधिकारी जिनका नाम नाना फडणवीस था, नाना फडणवीस ने एक पेशकश रखी कि नारायण राव का बेटा शासन करेगा। अब नवजन्मा बच्चा है, नवजात शिशु है, वो कैसे शासन कर सकता था, फिर भी करवाया जाएगा। उन्होंने नारायण राव के पुत्र को पेशवा बनाने की मांग रखी और एक प्रकार से यह मुहिम छेड़ दी कि नारायण राव के पुत्र को ही पेशवा बनाया जाए। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस को मराठाओं का मैकियावेली कहा है। मैकियावेली एक बहुत बड़ा रणनीतिकार होता था। चाणक्य को भी मैकियावेली की उपाधि प्राप्त थी और नाना फडणवीस को भी मैकियावेली कहा गया है, क्योंकि उसी प्रकार की रणनीति रखता था। और इसको ये मैकियावेली जेम्स ग्रांट ने कहा है, ये नाम जेम्स ग्रांट ने दिया है। तो नारायण राव के पुत्र का नाम सवाई माधवराव रखा गया था, जिसका अर्थ था वह बालक माधवराव से 1.25 गुना प्रभावशाली रहेगा। माधवराव का बेटा माधवराव से 1.25 गुना प्रभावशाली रहेगा। ये नाम सवाई माधवराव इसीलिए रखा गया था, लेकिन यही सवाई माधवराव शनिवार वाड़ा में कूदकर आत्महत्या कर लेता है केवल 21 वर्ष की आयु में। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सवाई माधवराव 1774 से 1795 तक लगभग 20 साल पेशवा रहा, जिसके फलस्वरूप नाना फडणवीस द्वारा एक बार भाई नामक परिषद का गठन किया। एक बार भाई परिषद बनाई जिसमें कुछ सदस्य होते थे और वो इस चीज का नियंत्रण करते थे, कैसे साम्राज्य को चलाया जाए और किस प्रकार वो निर्णय भी लिया करते थे। ठीक, जिसमें सारे लोग मिलके सवाई माधवराव को पेशवा बनाने का अभियान में लग गए। बाद में बार भाई परिषद अपने सवाई माधवराव को पेशवा बनाने में सफल भी हुई। परिषद द्वारा सवाई माधवराव को पेशवा घोषित कर दिया गया। जिस समय सवाई माधवराव पेशवा बनाया, उस समय वे केवल 40 दिन की आयु के थे। इतनी छोटी आयु में सवाई माधवराव मराठा साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उनके नेतृत्व में नाना फडणवीस और उनके बार भाई परिषद द्वारा प्रशासन व्यवस्था को चलाया गया था। 40 दिन का बच्चा कैसे शासन संभाल सकता था, इसीलिए इस बार भाई परिषद ने शासन को संभाला था, लेकिन वो उसको शासक बनाने में सफल हुई और सबसे कम आयु का शासक कौन बना, माधवराव बना, सवाई माधवराव। ये बात याद रखना, सवाई माधवराव पूरे इतिहास में सबसे कम उम्र का शासक बना, केवल 40 दिन का, केवल 40 दिन का शासक बना था ये।
इतने सी उम्र में तो कोई शासन बना ही नहीं, 16 के बन गए, 14 साल के बन गए, लेकिन 40 दिन का कोई नहीं बना। रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, इसलिए वह अंग्रेजों के साथ मिलकर सूरत की संधि कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। वो अंग्रेजों से संधि कर लेता है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। नेक्स्ट क्लास में आंग्ल मराठा युद्ध भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर वो संधि छेड़ता है तो क्या होता है, फिर जो माधवराव है, सवाई माधवराव आत्महत्या कर लेते हैं और उनके बाद 1795 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बनते हैं और 1818 तक रहते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। रघुनाथ राव ने आंग्ल मराठा में ही सवाई माधव राव को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया था, वो कूद जाते शनिवार वाड़ा से। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बनते हैं और इस समय अंग्रेजों ने भी भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा इस पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई और बाकी क्षेत्रों की तरह मराठा साम्राज्य भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। बाजीराव जैसे ही बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बनते हैं तो उस समय अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया, अपने पैर जमा लिए थे। और परिणाम स्वरूप तीसरा जब आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद की समाप्ति कर दी जाती है, क्योंकि अंग्रेज उस युद्ध में जीत जाते हैं और बाकी क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन हुए थे उसी प्रकार मराठा भी अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। और जैसे ही मराठा अंग्रेजों के अधीन होते हैं तो फिर अंग्रेज अपनी सत्ता को मजबूत कर लेते हैं। और किस प्रकार अंग्रेजों का शासन रहा वो इसके बाद हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे मराठा साम्राज्य की दूसरी क्लास, जिसमें मैंने पेशवाओं के बारे में पढ़ाया। पहली क्लास में छत्रपति काल पढ़ाया, दूसरी क्लास में पेशवा काल, तीसरी क्लास में मराठाओं का युद्ध लाऊंगा, आंग्ल मराठा युद्ध। जो आंग्ल मराठा युद्ध है कोशिश करूंगा एक ही क्लास में समाप्त करने का, नहीं 2 क्लास तो उसमें कम से कम लगेंगी, क्योंकि बहुत लंबी नीतियां रही, उनको पूरा अच्छे से समझना है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आने वाला टॉपिक। ये भी इंपॉर्टेंट था लेकिन आने वाला टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए हमें आंग्ल मराठा युद्ध को भी समझना है। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, इस क्लास को आराम से बढ़िया तरीके से शांति प्रिय तरीके से देखना और समझना। समझना क्यों है मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हमें सीखना, और सीखना क्योंकि हमें उन्नति करनी है। समझदारी से ही सीखोगे और सीखने के बाद ही उन्नति करोगे, इसलिए आपको आगे बढ़ना है। तो प्यारे मित्रगणों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो। और भाई डाउट जरूर पूछा करें, मैं चाहता हूं कि आप डाउट पूछो, क्योंकि आप डाउट नहीं पूछोगे तो मैं क्लियर कैसे कर पाऊंगा आपको। इसलिए आपके डाउट मेरे लिए एक उपहार होंगे, आप डाउट लेकर के आया करो, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, ये जितनी भी क्लासेज हुई है सभी को शेयर करना। मैंने लगभग मेडिवल इंडिया आपका समाप्त कर दिया है, मध्यकालीन भारत हमने समाप्त कर लिया है। कुछ एक टॉपिक होंगे या कुछ एक चीजें होंगी तो उनको भी पढ़ेंगे। और इस मिडिवल इंडिया के बाद हम एक नई क्लास का निर्माण करेंगे, एक नए बैच का आरंभ करेंगे। ये बैच अपना मिशन इंद्रप्रस्थ था, जिसके तहत हम आगे बढ़ रहे थे, और मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत हमने मिडिवल इंडिया समाप्त किया। और इसके बाद हम अच्छे एक नए बैच का निर्माण करेंगे। बैच का नाम भी मैं जल्द ही अनाउंस करूंगा आपके सामने। तब तक इन क्लासेज को आप शेयर करना, तब तक इन क्लासेज को लाइक करना, कमेंट करना और कंप्लीट मिडिवल इंडिया समझना। और पूरा का पूरा मिडिवल इंडिया आपके सामने है, बस एक क्लास और आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा मिडिवल इंडिया। और उसको अच्छे से समझना मेरे प्यारे मित्रों, ताकि अच्छे से आप उसको पढ़ सको। मैंने सीरीज में आपके सामने क्लासेस डाली हैं, एक एपिसोड से लेके एंड एपिसोड तक, लास्ट एपिसोड तक जरूर देखना, ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे। एक दूसरे से कनेक्टेड है ये चीजें और बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पाओगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।